29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी ही धूमधाम के साथ खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं जिले में खेल मैदान की कमियों पर भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा सवाल या निशान लगाते हुए यह कहा गया कि आज जिले में एक भी खेल ग्राउंड ऐसा नहीं है जहां पर बच्चे जाकर अपने खेल के प्रैक्टिस कर सके। आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल कर भारत को 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक व 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में कप्तान के रूप में खेलते हुए भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताने वाले मेजर ध्यानचंद की गिनती भारत व विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में होती है। आज भी उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारी और खिलाड़ी बंधु उपस्थित हुए। सभी के द्वारा खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र को याद किया। वहीं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया गया कि आज भी जिले में भले ही हम खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं, किंतु देखा जाए तो शहर के बच्चों के लिए खेलने हेतु एक भी अच्छा ग्राउंड शहर में उपलब्ध नहीं है। आज भी शहर के बच्चों को ग्राउंड के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है, जबकि 2 से 3 शहर के ग्राउंडों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि कुछ ग्राउंड में तो निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ग्राउंड बनाए गए थे, उनमें अव्यवस्थाओं के कारण आज भी बच्चे उनमें खेलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ग्राउंड में तो व्यवसायीकरण कर लिया गया है और जो कुछ ग्राउंड है उन ग्राउंड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें अव्यवस्थाएं। 29 अगस्त आज माननीय वर्गीय ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। इसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये परंपरा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब आज विगत 84 साल से उनको आज के दिन स्मरण करके मनाई रही है। भैया, खेल दिवस है जैसे कि आपने कार्यक्रम में बनाया, जिले में खेल ग्राउंडों की बात करें तो क्या पाते हैं? भाई, हमारा खेल ग्राउंड अभी बन रहा है और उम्मीद है ये हमारा 50वां नारायण सिंह मेमोरियल मैच होगा। हमने एक प्रतिज्ञा लेके रखे हैं कि ये हम टर्फ मैदान में ही खेलेंगे। यही नहीं, बाकी जो जिले में और भी ग्राउंड है उनकी स्थिति क्या पाते हैं? बच्चे कहीं ना कहीं आज ग्राउंड के लिए तरस रहे हैं। बालाघाट शहर में बहुत कमी हो गई है और ये इसमें 2-3 प्लान में आए हैं कि जो मुलना स्टेडियम है उसके पीछे भी एक ग्राउंड का निर्माण किएंगे। खेल ग्राउंडों की तो दुर्दशा है बालाघाट में। स्टेडियम में 25 लाख रुपए से ग्रास कोर्ट बना, लेकिन नाली उसकी अधूरी रही। आज जो मैचेस हुए तो उसमें फुटबॉल के मैच नहीं हो पाया। बाकी के फुटबॉल मैच भी फुटबॉल ग्राउंड जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल का है उसकी दुर्दशा तो ऐसी है कि जो आए वो उसका उपयोग दुरुपयोग ही हो रहा है। उसका मतलब ये है कि कोई बच्चा वहाँ खेलता हुआ नहीं दिखता है। पहले उसमें फुटबॉल मैच होते, वहाँ मेले लगते हैं, कभी कुछ लगता है कभी कुछ होता है। ये खेल की साथ दुर्दशा है, जबकि गवर्नमेंट की साफ वो है गाइडलाइन कि किसी खेल मैदान को किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत कुसुम्बा के कुछ ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर जिला प्रशासन से मांग की गई कि उनके वार्ड में विगत 5 से 6 महीनों से पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। वह सरपंच के द्वारा उनसे पेयजल समस्या दूर करने के लिए 50,000 रुपए की राशि ले ली गई, किंतु उसके बाद भी वह ना ही पेयजल समस्या को खत्म कर रहे और ना ही उन्हें पैसे लौटा रहे। ग्राम कोसुम्बा के वार्ड क्रमांक 14 में पीने के पानी की परेशानी होने के कारण जब सभी वार्डवासी अपनी समस्या लेकर सरपंच के पास गए तो सरपंच शंकरलाल पिता गुनुसाव डहरवाल ने कहा कि नल जल योजना को अभी समय है और आपकी समस्या अधिक है, इसलिए मेरा कहना मानते हो तो अपने वार्ड में स्वयं की लागत से पाइपलाइन कर लो और बचा हुआ कार्य जो पाइपलाइन में पानी व बोरवेल की सफाई, मोटर पंप, विद्युत कनेक्शन और पाइपलाइन में पानी पहुँचाने का कार्य मैं करूँगा, लेकिन आप सभी वार्डवासी मिलकर मुझे 50,000 रुपये की राशि दे दो तो मैं तुम्हारी पूर्ण समस्या हल कर दूंगा। समस्या निराकरण हेतु वार्डवासियों के द्वारा सब पैसे सरपंच को दे दिए गए। जब वो पुनः 5-6 महीने बाद सरपंच के द्वारा वार्ड में पाइपलाइन नहीं लगाई गई तो उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा पैसे लेकर भी वार्ड में पेयजल की समस्या दूर नहीं की गई।
उसे पूछे जाने पर सरपंच ने यह कह दिया कि मां कुछ दिनों में कर देंगे, किंतु ऐसा ही कुछ दिनों तक चलने के बाद पुनः ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तब ग्राम सभा में सभी वार्ड के 14 वार्डवासियों के द्वारा पुनः ग्राम सभा में इस बात का उल्लेख किया गया तो सरपंच के द्वारा कह दिया गया कि वह उनके वार्ड में कोई काम नहीं करवाना चाहते, उनसे जो बनता है वह कर ले। उसके बाद वह अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय जन सुनवाई में पहुंचे हैं, जहां पर वह यह मांग कर रहे हैं कि या तो सरपंच उनकी पेयजल समस्या को खत्म कर दे या फिर उनसे जो राशि ली गई है उस राशि को पुनः वापस कर दे। बस क्यों आए थे? हमारे गांव में पानी की समस्या है। कब से बनी हुई है और कितने लोग हैं ऐसे? हम लोग है 1 और पानी की समस्या के लिए आए हैं। अभी क्या साधन है आपके गांव में पानी का? हमारे को अभी साधन यानी हैंड पंप है, लेकिन पानी नहीं निकलना। पानी तो में फिर अभी कीटाणु आते हैं। कहाँ से ला रहे हो अभी पानी? अभी वो पंचायत से लाते हैं। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने स्कूटी का वितरण कर रही है, मगर विकास खंड कटंगी के शासकीय हायर सेकेंडरी गुरुकुल बमनी स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे स्कूल में विषयवार शिक्षकों की कमी है, जिस कारण स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के 350 विद्यार्थियों के लिए यहाँ मात्र 5 शिक्षक हैं। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की रिक्तियाँ तक नहीं दिख रही है, जिस कारण स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो पा रही। संस्था के प्राचार्य ने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए 7 प्राइवेट शिक्षक रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए देखा जा सकता है। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और लोक शिक्षण निर्देशालय के अधिकारियों को भी इस जटिल समस्या को लेकर पत्र व्यवहार किया, परंतु समस्या का निवारण नहीं हो पाया। फिलहाल शिक्षकों की कमी के चलते बमनी हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय हायर सेकेंडरी गुरुकुल स्कूल में विज्ञान, कला और कृषि संकाय की कक्षाएं संचालित होती है। कुल मिलाकर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 350 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिन्हें पढ़ाने के लिए संस्था में शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर वर्ग 1 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और कृषि विषय के शिक्षक के पद रिक्त है। कुल 9 पद खाली है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक वर्ग 2 के शिक्षकों के 3 पद रिक्त है, जबकि वर्ग 3 में 2 पद में 1 रिक्त है और एक शिक्षक को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऐसी स्थिति में जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इन बच्चों को कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी खाली समय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, मगर वर्ग 1 के शिक्षकों के पद रिक्त होने से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की अधिकांश कक्षाएं शिक्षकों की कमी की वजह से संचालित नहीं हो पा रही है। जबलपुर रेलवे लाइन पर स्थित चरेगांव रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बीती रात यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति रेलवे लाइन पार कर रहा था। मृतक संतोष पिता पूरनलाल कोरचे 28 वर्ष, वार्ड नंबर 14 अम्बेडकर चौक चरेगांव निवासी है। जीआरपी बालाघाट ने इस व्यक्ति का शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष कोरचे शासकीय अस्पताल लामता में प्राइवेट चौकीदारी करता था, जिसके परिवार में माता पिता के अलावा 3 भाई भी है। संतोष कोरचे की शादी हो चुकी थी। बताया गया कि 28 अगस्त की रात्रि करीब 11:15 बजे संतोष कोरचे चरेगांव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी समय बालाघाट की ओर से जबलपुर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से संतोष कोरचे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना रात्रि 11:15 बजे बालाघाट स्टेशन प्रबंधक के द्वारा जीआरपी बालाघाट को दी गई। सूचना मिलते ही जीआरपी के प्रधान आरक्षक राकेश गढ़पाल अपने स्टाफ के साथ चरेगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे और मृतक संतोष कोरचे के शव का पंचनामा कार्रवाई कर बालाघाट लाया गया। 29 अगस्त को प्रधान आरक्षक ने मृतक संतोष कोरचे का शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। दिनांक 28/8/2023 की रात्रि में लगभग 11:15 बजे स्टेशन प्रबंधक बालाघाट द्वारा सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन चरेगांव में एक व्यक्ति ट्रेन से टकराकर रन ओवर हो गया है। सूचना पर जीआरपी स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन चरेगांव जाकर पंचनामा कार्रवाई की गई। जीआरपी चौकी बालाघाट का मर्ग क्रमांक 4/23 धारा 174 जाब्ता फौजदारी के मृतक संतोष कोरचे पिता पूरनलाल उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 14 अम्बेडकर चौक चरेगांव थाना लामता जिला बालाघाट का रहने वाला है। जो वर्तमान तक की जानकारी में पता चला है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय थ्रू मालगाड़ी के इंजन से टकरा गया और टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होकर के मौत हो गया है। अपनी लंबी
मांगों को लेकर नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बीते दिनों से नगर पालिका के सामने हड़ताल की जा रही थी, जो कि बीती रात जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त कर दी गई, जिस पर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान यह कहा गया कि वह नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ है, किंतु जिस प्रकार से नगर पालिका के कर्मचारियों को बहला फुसलाकर बरगलाया गया वह ठीक नहीं है, जबकि उनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई और उन्हें आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा दी गई, जो कि सही नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगरपालिका के सफाई कर्मचारी व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही थी, किंतु बीती रात जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में उनके आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी गई। जबकि देखा जाए तो यह कोई पहली बार नहीं है कि नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जारी हो। हर बार कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जाती है, जबकि आज भाजपा की सरकार है और भाजपा का ही नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका में आसीन है और यहाँ जो कर्मचारी लगे हैं वहाँ भी भाजपा के ही अध्यक्ष के कार्यकाल में यह कर्मचारी को लगाया गया। अब इसमें विचारणीय बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ भी भाजपा का ही एक अंग है, जो कि भारतीय मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। अब जब जो सरकार के ही अंग है वह सरकार के ही विरुद्ध कर्मचारियों के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे तो वह कितनी सार्थक सिद्ध होगी, यह तो विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई भाजपा के बड़े जनप्रतिनिधि या नेता के द्वारा हड़ताल को उग्र होता देख बैठक करने की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ के ही पदाधिकारियों को पुनः विचार कर हड़ताल को समाप्त करने के लिए कह दिया जाता है और हड़ताल भी आसानी से भोले भाले मजदूर को बहला फुसलाकर समाप्त कर दी जाती है। तो जब यह महज एक दिखावे के लिए इस प्रकार की हड़ताल करना है तो फिर इतने मजदूरों को कुछ दिनों के लिए सड़कों पर उतार कर आखिर यहाँ सिद्ध क्या करना चाहते हैं, यह तो समझ के परे है। नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा बताया गया कि वह नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ थे और जिस प्रकार से रातों रात उनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया वह कहीं ना कहीं गलत है, जबकि देखा जाए तो उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई और कुछ दिन तक हड़ताल करवाकर उनकी हड़ताल को एकाएक खत्म कर देना यह गलत है। नगर पालिका के कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल कर रहे थे और एकाएक उनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया, जबकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई और जब वो मांग ही पूरी नहीं हुई तो हड़ताल समाप्त कैसे करवा दी गई। भारतीय मजदूर संघ ही भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक अंग है, जिस कारण उन्हें के पदाधिकारी के द्वारा कर्मचारी को गलत नियम की जानकारी देकर उन्हें बरगला दिया गया और अपना ही हित साधने के लिए 4 दिन उन्हें बैठाल दिया गया और कल भाऊ के पास लेकर जाया गया और आपस में बैठकर समझौता भी कर लिया गया और हड़ताल समाप्त हो गई। जबकि उनकी जितनी मांगे को लेकर वह हड़ताल कर रहे थे उसमें से एक भी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई और उनसे यह कह दिया गया कि देखेंगे, कैबिनेट में सोचेंगे, उनके प्रस्ताव पर सहमति बनाते हैं या फिर कैबिनेट में उनकी बात को रखा जाएगा। जब भारतीय मजदूर संघ ना कर्मचारियों के हित में काम कर रहा है और ना ही कोई कर्मचारियों को उनकी मांगों के तहत उनकी मांगों को पूरा करवा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ही कर्मचारियों को यह नियम बताया गया था कि कर्मचारियों को पक्का करने का नियम आया है, जबकि ऐसा नियम आया ही नहीं था और इस नियम के तहत प्रायोजित कर हड़ताल करवा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का 4 दिन का नुकसान करवाया गया और उनके 4 दिन की अनुपस्थिति लगी है, वह 4 दिन का उनका वेतन काटा जाएगा और उनके वेतन का भुगतान आज कौन करेगा। नगर पालिका के जो कर्मचारी थे इनके द्वारा हड़ताल की गई थी, 4 दिन इन्होंने लगातार हड़ताल की, उसके बाद समाप्त हो गई। कर्मचारियों की जो मांग थी उनकी एक भी मांग को मानी नहीं गई। ये जब मानी नहीं गई तो हड़ताल समाप्त क्यों हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों को एक भारतीय मजदूर यूनियन जो भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है, इनके ही पदाधिकारी के द्वारा गलत नियम की जानकारी दे करके उन्हें बरगलाया गया था और अपना हित साधने के लिए 4 दिन उनको बिठाया गया। उनको कल भाऊ के पास ले जाया गया, रात में बैठ करके समझौता कर लिया गया और आज हड़ताल समाप्त कर दी गई। मेरी जानकारी जितनी है कि उन जितने मांगों को लेकर के हड़ताल की गई थी एक भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। देखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे, बाद में होगा। वही बात उनने वहां पर की, मतलब एक सेट एजेंडा था भारतीय मजदूर संघ के द्वारा और भारतीय मजदूर संघ ये कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि
जब तुमने उनको एक गलत जानकारी की, एक ऐसा नियम आ गया है मजदूरों को पक्का करने का, ऐसा कोई नियम ही नहीं था। इनकी प्रायोजित हड़ताल करवाई गई थी और इसमें हमारे नगर पालिका के मजदूरों का 4 दिन का नुकसान हुआ। उनके 4 दिन की अब्सेंट लगी है, उनका कौन करेगा भुगतान? तो वहीं योगराज लिल्लारे ने यह भी बताया कि आज सरकार का ही अंग भारतीय मजदूर संघ भी है, और जब भारतीय मजदूर संघ सरकार का अंग है तो फिर उनके अधीनस्थ जितने भी संघ आते हैं और जितने भी धरना आंदोलन होते हैं उन्हें धरना आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों की जो समस्या है वह समस्या को या भारतीय मजदूर संघ जो कि सरकार से जुड़ा है वह सीधे सरकार के समक्ष रखकर उनकी समस्या को सुलझा सकता है, उनकी समस्या खत्म हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऐसा न करते उनसे हड़ताल करवाकर उन्हें गुमराह करवा जाता है। और देखा जाए तो जब आप एक अनुवांशिक संघ जो सरकार से जुड़ा है वह सीधे सीधे सरकार का अंग भी है, जबकि इन्हें सत्ता के अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्या को लेकर बात करनी चाहिए, किंतु इस प्रकार से कुछ नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को हड़ताल करवाने के लिए बाध्य कर उनसे सड़कों पर रैली निकाली जाती है और दिखावा के लिए आवेदन ज्ञापन दिए जाते हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, किंतु किसी भी कोई मांगे पूरी नहीं की जाती। सही मायने में भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का हितैषी संघ नहीं है, यह संघ के लोग भीड़ दिखाकर फायदा लेने वाले लोग हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी से यह भी आह्वान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारी स्वयं नगर पालिका का एक यूनियन बनाए, जिसमें अपनी बॉडी का गठन कर अपनी हक की लड़ाई आप स्वयं लड़े और ऐसे गुमराह करने वाले संगठनों से दूर रहे, क्योंकि इन संगठनों के साथ यदि आप आंदोलन या हड़ताल करते हैं तो आपकी मांगें कभी पूरी नहीं होगी। मजदूरों की भी एक भी मांग को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई और ना ही कोई सहमति बनी, जबकि पहले से ही फिक्स रहता है कि कितने दिनों से हड़ताल शुरू होगी और इतने दिनों तक हड़ताल चलेगी, उसके बाद हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है, यानी सरकार का अंग है, तो उसके बैनर तले जितने संगठन आते हैं, जितने मजदूर लोग आते हैं, उनको तो हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। उनकी जो समस्या है, आप सत्ता से जुड़े हुए लोग हो, सीधे उनकी समस्या का को वहाँ पर अपने रखो उच्च नेताओं के पास में और समाधान करवा कर लाइए। आप हड़ताल करवा करके उनको गुमराह कर रहे हो। मतलब एक अनुवांशिक संगठन यानी तुम सत्ता पक्ष से डायरेक्ट जुड़े हुए हो, तो इसके पहले तुमने क्यों कौन सा ज्ञापन दिए, कौन सी मांग रखे, सत्ता के लोगों के साथ बैठिए, आप बात कीजिए। ये कुल मिला के वो अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, इनकी रैली निकालना और दिखाना कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग, 2000 लोग, पर सही मायने में ये मजदूरों के हितैषी संगठन नहीं है। ये सत्ता के का फायदा उठाकर, भीड़ दिखाकर फायदा लेने वाले लोग हैं। और मैं तो अपने नगर पालिका के पूरे कर्मचारियों से आह्वान करता हूँ कि आप एक नगर पालिका मजदूर यूनियन बनाइए, अलग से संगठन, और उसकी बॉडी का गठन कीजिए और आप अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़िए। ऐसे गुमराह करने वाले संगठन के बैनर तले आप आंदोलन करोगे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है। कोई भी एक भी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और एक निश्चित समय चालू कर दी जाती है हड़ताल और एक निश्चित समय खत्म कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये भारतीय मजदूर संघ सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करता है। बालाघाट नगर पालिका की वादा खिलाफी के चलते नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, जो 28 अगस्त की रात जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। आपको बताएं कि दैनिक वेतन भोगी को विनियमित को नियमित, ठेका श्रमिकों को बहाल करने व समय पर वेतन का भुगतान दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही थी, जिस पर 28 अगस्त की रात को जनप्रतिनिधि और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा की उपस्थिति में हड़ताली कर्मियों ने संगठन भारतीय मजदूर संघ के विभाग के प्रतिनिधियों से चर्चा की और आश्वस्त किया कि बढ़ी हुई कलेक्टर दर से भुगतान किया जाएगा और राज्य स्तरीय मांगों को जल्द ही निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा कर श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को निराकरण का भरोसा दिलाया गया, जिस पर कर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर कार्य पर वापस आने में सहमति बनी। सभी हड़ताली कर्मी 29 अगस्त से सभी पूर्व की भांति अपने काम पर लौट गए। कर दी गई है, किन बातों को लेकर के समाप्त की गई, क्या सहमति बनी है आपको? बस यही सहमति के उस तरह समाप्त कर दी हमने हड़ताल। ये हमारी जो परमानेंट पेमेंट बढ़ाने की थी और परमानेंट की बात थी, तो परमानेंट तो बोल दिया उनने, हमको 1 महीने का टाइम दिए कि 1 महीने के अंदर में कागज़ भोपाल से हम मंगवाने की कोशिश करेंगे और भोपाल में बात रखेंगे, आपकी चर्चा रखेंगे कि ये हो जाए इन लोगों का। और पेमेंट बढ़ाने के बाद हमारा जो बढ़ा हुआ रेट आया है
उसकी बात तो वो सरकार के तरफ से बोल दिए हैं सरकार कलेक्टर महोदय ने कि इनका जो बढ़ा हुआ रेट है तो वो अभी 1 तारीख से रेट बढ़ा हुआ हमको लागू कर देंगे। अच्छा जी, वेतन समय पे नहीं मिलती थी, उसको लेकर के कहा? समय पे वेतन नहीं मिलती थी भैया, 20 तारीख 25 तारीख हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। नहीं, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा? क्या बात है? तनख्वाह के लिए बोले हैं कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की पेमेंट हो जाएगी। अगर 10 तारीख तक के हम नहीं कर पाए तो 15 तारीख को कहीं नहीं गई जाएगी आपकी पेमेंट। 15 तारीख को आपको निश्चिंत हम कहीं से करके आपको पेमेंट देंगे। मतलब 3-4 बिंदुओं पे सहमति बनी है। हाँ, 10 तारीख को पेमेंट होगी। बालाघाट नगर के बहुचर्चित और सनसनीखेज सुनील कांकरिया हत्याकांड में झारखंड राज्य के 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की विद्वान अदालत ने इन 2 आरोपी निर्मल सेराफिन और अमर महतो को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा प्रत्येक को 8-8 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। इन आरोपियों ने सुनील कांकरिया की हत्या लूट की नीयत से की थी। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार 7 वर्ष पूर्व 20 नवंबर 2017 की रात 11:15 बजे व्यवसायी सुनील कांकरिया के उनके घर में देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे शैलेंद्र उरकुड़े ने सुनील कांकरिया के घर से 2 व्यक्ति को निकलते हुए देखा था। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी 2 व्यक्ति श्री कांकरिया के घर से निकलते हुए पाए गए थे। सुनील कांकरिया के भतीजे मेहुल कांकरिया उस समय घर में अकेले थे। उन्होंने भी 2 लोगों को घर से तेजी से बाहर जाते हुए देखा था। उसने अपने पापा के दोस्त सुनील उरकुड़े संदीप जैन को फोन करके बताया। उनके आने पर मेहुल कांकरिया ने बाहर आकर देखा तो उसके बड़े पिताजी सुनील कांकरिया सीढ़ियों पर पड़े हुए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था और सर में चोट लगी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट मेहुल कांकरिया के द्वारा कोतवाली में की गई थी, जहां से तत्कालीन उप निरीक्षक रितेश पांडे के द्वारा मृतक सुनील कांकरिया का शव बरामद किया गया था और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात दूसरे दिन पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 456 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। इस दौरान घटनास्थल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर जब्त की गई। विवेचना के दौरान मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट की पुलिस ने जमशेदपुर झारखंड जाकर संदिग्धों को तलाश किया और इस दौरान अमर महतो और निर्मल सेराफिन को हिरासत में लिया गया। अमर महतो से पूछताछ करने पर उसने राकेश जैन की योजना के अनुसार उसके कहने पर अन्य आरोपियों के साथ सुनील कांकरिया के घर डकैती डालने की नीयत से घुसने के संबंध में बताया था। निर्मल सेरोफिन से कट्टा जब्त किया गया और इस वारदात में प्रयुक्त इंडिका कार MH31CM 9926 जब्त की गई। इस मामले में निर्मल सेराफिन और अमर महतो सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। धारा 395, 397, 120B, 109 भारतीय दंड विधान 25-27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना के उपरांत 302, 201, 456, 395, 397, 120B, 109 भारतीय दंड विधान व 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। हाल ही में विद्यमान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी निर्मल सेराफिन और अमर महतो के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी निर्मल सेराफिन पिता लॉरेंस 36 वर्ष बाबूलाइन भूमडार ऊपरबद्दा पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर झारखंड, हाल मुकाम महेश नगर टांगड़ी ब्रिज के पास अंबाला हरियाणा और आरोपी अमर महतो पिता सतीश चंद्र महतो 51 वर्ष जेमको कॉलोनी टेक्टो टाटानगर झारखंड निवासी को धारा 460 के तहत अपराध में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 394 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में 4 आरोपी को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त किया है। दोष मुक्त किए गए आरोपियों में राकेश उर्फ जैनी जैन पिता मोतीलाल जैन 43 वर्ष निवासी सफीगंज मोहल्ला जुगसलाई जिला जमशेदपुर टाटानगर झारखंड, राजू प्रसाद पिता बलेश्वर प्रसाद यादव 39 वर्ष निवासी बागबेड़ा नया बस्ती रोड वार्ड नंबर 3 थाना बागबेड़ा जिला जमशेदपुर झारखंड, अमित कुमार सिंगारी उर्फ गोलू पिता स्वर्गीय हरजिंदर सिंह सिंगारी 35 वर्ष सुंदरनगर गुरुद्वारा के पास बगल जमशेदपुर झारखंड और अभिषेक पिता सुरेंद्र सिंह
33 वर्ष निवासी जोन बी बिरसा नगर जमशेदपुर। आज माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा शहर के बहुचर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड के मामले में 2 आरोपी निर्मल सेराफिन तथा अमर महतो को धारा 460 एवं 494 के अपराध में 10-10 वर्ष की कठोर सजा और 8-8 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। घटना इस प्रकार है, दिनांक 20/11/2017 की घटना है। रात्रि में 10:30 बजे आरोपी अमर महतो तथा निर्मल सेराफिन डकैती डालने के इरादे से सुनील कांकरिया के घर के अंदर घुसे थे, लेकिन उन्होंने डकैती में लूट नहीं कर पाया और उसी बीच सुनील कांकरिया को पिस्टल से सिर में मार दिया, जिससे उनके पैराइटल रीजन और फ्रंटल रीजन में चोटें आई और चोट के परिणाम स्वरूप उनकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में जो साक्ष्य आई उसमें एक महत्वपूर्ण साक्षी शैलेंद्र उर्कुड़े थे, जो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने आरोपियों को वहाँ से निकलते देखा और सुनील कांकरिया के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की शिनाख्त की गई थी और न्यायालय में विचारण के पश्चात आज माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा 2 आरोपियों को 460 एवं 494 के अपराध में 10-10 वर्ष की कठोर कारावास और 8-8 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसमें 4 अन्य आरोपी के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने से उन्हें बरी किया गया है।